जज्बे में ही तिरंगा हरदम बसा हुआ है। जज्बे में ही तिरंगा हरदम बसा हुआ है। हिंदुस्तां का नक्शा दिल में बसा हुआ है। हिंदुस्तां का नक्शा दिल में बसा हुआ है। इनके ही दम से यारों रोशन ये गुलसिता है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम, क्योंकि हमारा सजीव फोन इन यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। नमस्कार एमपी जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपके बीच में लेकर आते हैं सुबह 8 से 9। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि 26 जनवरी आ रहा है तो हम सब स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं, और क्यों ना करें। उनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं, समृद्ध हैं। और इसी के साथ में आज का जो विषय वो इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। और आज का जो दिन है वो बहुत ख़ास है। आज जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आज हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं, इस पे थोड़ा सा हम जानते हैं। 2011 से 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते आ रहे हैं। उद्देश्य ये होता है कि हम मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें, उनके अधिकार के बारे में जागरूक कर सकें। और मुझे लगता है जब हम जागरूक होते हैं तभी हम मतदाता की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आते हैं और अपने राष्ट्र को हम सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। इस पे हम और भी जानकारी लेंगे, और भी हम एक्सपर्ट से जोड़ेंगे जो हमारे इलेक्शन कमीशन से हमारे एक्सपर्ट रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान हम उनको भी उनके साथ में जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताती हूँ कि हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। जो टेलीफोन नंबर्स हैं लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और कार्यक्रम के दौरान आप उन नंबर पर फ़ोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, और जो आज का विषय है चर्चा का उसमें आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 26 जनवरी आ रही है तो हम स्वतंत्रता सेनानी को हमेशा याद करते हैं। ऐसे ही खास हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, पोष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दिन है गुरुवार, तारीख है 25 जनवरी 2024। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो बहुत सारे पन्ने पलटे जाते हैं और इतिहास से हम कुछ लम्हों को चुरा लेते हैं। तो आइए आज के दिन हमने क्या चुराया है जो कुछ खास घटित हुआ था इतिहास में। आज ही के दिन 1971 की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आज ही के दिन 1980 मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन 1983 विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। कितनी खास चीज़ें होती हैं जो हम वापस से याद करते हैं और हम पीछे चले जाते हैं। और इसी के साथ में हम नज़र डालते हैं आज के विचार पर। अपने दिल, दिमाग और आत्मा को अपने सबसे छोटे कार्यों में भी रखें, ये सफलता का रहस्य है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और वो लगातार रहस्य बताते आए हैं जो कि हम सफलता की तरफ ले जा सकें। और इसी के साथ में हम चर्चा आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसे कि जो आज का दिन भी मैं आपको फिर से याद दिला दूं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जिस पे हम ज़रूर अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और भी कुछ इससे जुड़े हुए सवाल होंगे जो हम उनसे करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको मुलाकात कराती हूँ हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर आलोक गुप्ता जी। आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हमीदिया मेडिकल कॉलेज से, और इसी के साथ में आप भोपाल स्वतंत्र आंदोलन स्मारक समिति के संस्थापक सचिव हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सर, जब भी हम लोग बातचीत करते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे तो हम पूरे भौगोलिक तौर पे पूरे हम देश को ले लेते हैं, लेकिन चूंकि आज का जो
दिन है जिस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, और जब हम पूरे देश के दिल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और वो भी भोपाल की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे के जो कुछ अनछुए से पहलू होते हैं जो नहीं पता होते हैं उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि 26 जनवरी को जब हम बात करते हैं 1951 से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे देश भारत में संविधान लागू हुआ था, लेकिन जब मैं बात करती हूँ भोपाल की तो उसमें संविधान का निर्माण जो हुआ था वो कैसे हुआ और क्या चीज़ें रही हैं जो हम लोगों को शायद आज भी अनछू हैं उनसे। जी, पहले तो जो हमारा जो गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला में हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं जी, तो हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। जहाँ तक संविधान निर्माण में भोपाल का सवाल है तो भोपाल उस समय प्रिंसली स्टेट थी और भोपाल का ये दुर्भाग्य रहा कि संविधान के निर्माण में वो अपना योगदान नहीं दे सका। उसका अकेला कारण ये था कि उन प्रिंसली स्टेट में जो भोपाल एक प्रमुख प्रिंसली स्टेट थी तो वो जो भारत जो स्वतंत्र भारत है उसमें वो विलीन नहीं हुई थी, स्वतंत्र भारत का अंग नहीं थी, और ना ही संविधान सभा में जो पूरे देश से जो विद्वानों को प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था तो भोपाल के जो नवाब थे तो वो क्योंकि अलग रहना चाहते थे स्वतंत्र भारत से तो उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल रियासत अंततोगत्वा 1 जून 1949 को स्वतंत्र भारत का अंग बनी। उसके बाद में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे जाने की जो है कार्यवाही शुरू हुई और प्रतिनिधि भेजे जाने तक इतना जो है वो विलम्ब हो चुका था कि संविधान का समय जो है वो पूर्ण हो चुका था संविधान निर्माण का, और उसके बाद में 51 से तो वो प्रारंभ भी हो गया था। जी जी जी। अगर मैं भोपाल की स्थिति की बात करती हूँ जब जी। हम स्वतंत्र हुए थे जी, तब क्या थी? तब ये था कि भारत देखा जाए तो स्वतंत्रता की पूर्व बेला में 2 तरह का भारत था। एक तो भारत का वो लगभग 55% वो भूभाग जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में था। जी, तो वो जो ब्रिटिश कंट्रोल में डायरेक्ट था तो वो तो तुरंत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जो बचा हुआ लगभग 45% जो भूभाग में जो उस समय 584 मतलब 584 देसी रियासतें राज्य रजवाड़े थे जो कि पूरे देश के कोने कोने में बिखरे हुए थे। तो इनको स्वतंत्रता इस तरह से मिली थी कि अंग्रेज जाते जाते इनको पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया था उन्होंने कि आप चाहो तो नवनिर्मित पाकिस्तान के साथ में रहो, चाहो तो जो स्वतंत्र भारत है उसके साथ में रहें या फिर इंडिपेंडेंट रहें। अच्छा। तो इनको पूरा यूनिफाई करने का, इंटीग्रेट करने का जो बहुत बड़ा काम जो था वो सरदार पटेल के जिम्मे था। और भोपाल रियासत जो शासक थे नवाब हमीदुल्ला खान, वो शुरू से अलगाववादी प्रवृत्ति के थे और उनकी कोशिश ये थी कि भोपाल जो है वो पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो। उसका कारण ये था कि वो जिन्ना मोहम्मद इकबाल, उसके बाद जिन्ना, उनके जो है वो काफ़ी उनसे प्रभावित थे। और इसके अलावा जिन्ना ने उनको प्रलोभन भी दिया था कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देसी रियासतों को पाकिस्तान के पक्ष में मिलाते हो और भोपाल को पाकिस्तान के पक्ष में रखते हैं तो वो उन्हें वहाँ का गवर्नर जनरल बना देंगे पाकिस्तान का। ओके। तो इस प्रलोभन के कारण जो है वो उसको स्वतंत्र भारत में वो विलीन नहीं करना चाहते थे। बाकी जो दूसरी रियासतें थीं उनमें से अधिकांश सरदार पटेल की कूटनीति के कारण जो हैं वो स्वतंत्र भारत में 14 अगस्त तक विलीन हो चुकी थी। लेकिन कुछ रियासतें जिसमें कि भोपाल प्रमुख था, हैदराबाद था, जूनागढ़, त्रावणकोर और जम्मू कश्मीर, ये स्वतंत्र भारत में विलीन नहीं हुए थे। और बाद में फिर सरदार पटेल के प्रयत्नों से बाकी स्टेट्स भी 1948 में हैदराबाद भी फोर्सेबली मर्ज कर दिया गया, लेकिन भोपाल जो है वो तब भी मर्ज नहीं हुआ। तो भोपाल क्या था कि आखिरी रियासत थी जो कि स्वतंत्र भारत में 1 जून 1949 को विलीन हो सके, मतलब स्वतंत्रता के लगभग 2 साल बाद। जी, तो जब हम 1 जून की बात करते हैं तो क्या उसके उपलक्ष्य में हम अभी भी कुछ चीज़ों को याद करते हैं? हाँ, बिल्कुल। जो पहला जो विलीनीकरण दिवस था, मतलब जो विलीन हुई 1 जून 1949 को, तो इसको मनाया गया मुक्ति दिवस के रूप में। और पूरी रियासत में जो रियासत जो थी, भोपाल की जो जनता जो थी तो वो दोहरी गुलामी में थी। मतलब एक तो अंग्रेज़ों की गुलामी तो पूरे देश में चली रही थी, लेकिन भोपाल की जनता, यहाँ की जो नवाब का जो शासन था या जिसको कुशासन बोलना चाहिए, तो उसकी भी गुलामी में थी। तो इसको क्या था कि भाई रतन कुमार जो कि विलीनीकरण आंदोलन के प्रणेता रहे,
वो भोपाल की जनता की इस स्थिति को दासानुदास बोलते थे। जी। दासानुदास मतलब दासों के भी दास। अच्छा। और इसी कारण क्या था कि भोपाल की जनता का जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था वो भी दोगुना था, दोहरा था। मतलब वो नवाब से भी संघर्ष करना पड़ता था उन्हें, और जो ब्रिटिश शासन की जो कुरीतियाँ थीं उनके अगेंस्ट भी संघर्ष करना पड़ता था। जी जी बिल्कुल। और इसी के साथ में जबलपुर से हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं। अशोक जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जी बताइए, प्रश्न मैं पूछिए। सर से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान को बनाने में कितनी महिलाओं का योगदान था, क्योंकि उस समय भी बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं थी, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए। कहाँ कहीं की भारतवर्ष से कहाँ की महिलाएं थी? जी बिल्कुल, कितनी महिलाएं तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन महिलाओं का क्या योगदान था, ज़रूर इस पर चर्चा करें। नहीं, महिलाओं का भी इसमें योगदान रहा। काफ़ी महिलाएं थी, उसका तो पूरा जो रिकॉर्ड है, तो हमारी जो संविधान सभा के सदस्यों की जो सूची है उससे पूरा रिकॉर्ड जो है वो मालूम पड़ सकेगा। और ये जो है वो इंटरनेट पर भी ये डिटेल्स जो है उपलब्ध हैं। और महिलाओं का उसमें योगदान था, बाकी जो दूसरे जो विद्वान थे उनका भी योगदान था। और इसमें जो है बड़े लंबे डिबेट्स हर एस्पेक्ट पर चले। संविधान के जितने भी पक्ष हैं उन सभी पर बड़े विस्तृत डिबेट्स चले। इन डिबेट्स की भी जो है जो डिटेल्स हैं, संविधान सभा की पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं, तो वो उसके संग्रह जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं। और पूरे देश की जितनी विधानसभाएं हैं और लोकसभा, इन सभी पर उनकी प्रतियां उपलब्ध हैं। भोपाल में भी जो मैंने इसकी जो प्रतियां हैं, इसका जो कलेक्शन है वो भोपाल की मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, तो वहाँ भी लाइब्रेरी है, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है, उसमें आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे। बिल्कुल, इस पे हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, आज हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। 2011 से लगातार प्रतिवर्ष हम मना रहे हैं, और इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हम जोड़ेंगे रविशंकर जी को, जो जिला निर्वाचक हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं और भी। रविशंकर जी। जी नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जी नमस्कार। सर, जैसे कि आज हम सभी लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उद्देश्य जानना चाहती हूँ कि क्या उद्देश्य है इसके पीछे। सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को आज 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। का प्रश्न है कि स्थापना दिवस है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज हम लोग मनाते हैं। इसका सबसे जरूरी है कि हम अपने मतदाताओं को, विशेष करके युवा मतदाता जो हमारे हैं, उनको प्रेरित करने के लिए ये अवसर है। और इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग अपने स्थापना दिवस भी है उनका, और 11 से हम लगातार राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर मैं भारत मतदाता प्रेरित हो और लोकतंत्र के जो इस अभियान है इसमें शामिल है। जी सर, बिल्कुल। अगर मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूँ तो मेरा ये रहेगा कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को किस तरह प्रोत्साहित करता है, इस पे भी नज़र डालिए प्लीज़। मतदाताओं को तरह तरह की एक्टिविटी, जैसे आप देखे होंगे स्वीप एक्टिविटी लगातार भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से चलते हैं। उसके लिए स्टेट आइकान, डिस्ट्रिक्ट आइकान, कॉलेजों में कॉलेज एम्बेसडर, और जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं उनके माध्यम से लगातार अपील करते हैं। निर्वाचन की एक्टिविटी शामिल करके लोकतंत्र के महत्व को बताते हैं। लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, विशेष करके हमारे युवा साथी, क्योंकि लोकतंत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है और उनको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। और इसी के कारण आज के दिवस में हम नए मतदाताओं को प्लस और भी हमारे जो लोकतंत्र के साथी हैं उनको बुला करके और किसी विशिष्ट अतिथि के माध्यम से उनको सम्मान करने का कार्यक्रम करते हैं, ताकि लोग उत्साहित होकर के इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों। जी सर, बिल्कुल। और रवि सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आज के दिन क्या कुछ खास चीज़ें होती हैं जो कि प्रोत्साहित, जो लोग साल भर करते हैं मतदाताओं को, उनके लिए क्या कुछ खास एक्टिविटीज़ या कुछ सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहित किया जाता है? सरकार की तरफ से स्टेट में जैसे स्टेट लेवल का कार्यक्रम होता है, भोपाल में कार्यक्रम है महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में। यहाँ पर हम नए मतदाताओं को सम्मान करेंगे। इलेक्शन प्रोसेस में जो हमारे ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो अच्छे काम किए हैं, उनका चिन्हांकन करके उनको पुरस्कृत करने का काम होता है, ताकि लोग प्रेरित हों। हमारे दोनों तरह के लोग, एक तो नए मतदाता को किस तरह से हम जोड़ें स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से, और जो ऑफिशियल अच्छे काम किए हैं उनको पुरस्कृत करें, ताकि वो अच्छे से काम करें और लोकतंत्र में सही तरह से मतदाताओं का चिन्हांकन करके उसको जोड़ने का काम करें। क्योंकि सही हमारी मतदाता सूची होगी
तभी जो है अच्छे लोकतंत्र में और अच्छे उसकी गति होगी। जी बिल्कुल। सर, जब भी देखा जाता है जिस दिन मतदान किए जाते हैं छुट्टी घोषित की जाती है और कुछ लोग उस छुट्टी का दुरुपयोग भी करते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं मतदान करने के लिए, छुट्टी समझ के घर पे बैठते हैं। तो क्या हमारे राष्ट्रहित की जब हम बात करते हैं तो क्या ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल नुकसानदायक हो सकता है, बट इसी के तहत भारत निर्वाचन आयोग ये प्रयास करता है लगातार कुछ कार्यक्रम करके कि हम ये बताएं कि लोकतंत्र का महत्व क्या है, कि क्यों हमको वोट करने जाना चाहिए। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम उस दिन अवकाश इसलिए करते हैं कि आप जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है उसमें अपने भागीदार बने, और क्योंकि सरकार जनता के लिए ही है और जनता के लिए सरकार है, तो सबकी भागीदारी जरूर है, जरूर होनी चाहिए। इसी प्रयास के तहत रहता है और स्वीप एक्टिविटी भी यही है कि लोग उसका उपयोग करें, ना कि घर बैठ जाए। जी, आखिरी प्रश्न है मेरा रविशंकर जी आपसे कि जो नए मतदाता सूची में जुड़ते हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को? नए मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा यही रहेगा कि लोकतंत्र का भविष्य ही युवा साथी हैं। वो जब तक शामिल नहीं होंगे तो हमारा मजबूत लोकतंत्र में उनका योगदान नहीं रहेगा। तो इनको सबसे जितने 18+ के हमारे युवा साथी हैं मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। अभी 22 तक हम लोग का कार्यक्रम था। वैसे URL पोर्टल वोटर पोर्टल है ACI का, उस पर लगातार वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो नाम जुड़वाएं और जब अवसर मिले निर्वाचन का तो उसमें 100% शामिल हो करके न केवल खुद शामिल हो, बल्कि अभी आप देखे होंगे कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो वोट करने नहीं जा पाते थे उनको भी घर घर वोट करने का एक अभियान चलाया था अभी इलेक्शन में। तो जो नहीं कर पा रहा है किसी काम, तो उनका भी चिन्हांकन करके सामने ला करके वोट कराने का काम करें, ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो और हम गर्व महसूस कर सकें। जी सर, अभी तक जिन लोगों ने अपने आप को सूची में नहीं लेकर आए हैं, नहीं उन्होंने चिन्हित किया है, उनके लिए प्रोसेस क्या होती है? उनके लिए प्रोसेस होती है कि एक हमारा ऑनलाइन URL पोर्टल है, URL वोटर पोर्टल .eci.gov.in। जी, इस पे वो अपना जा करके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसको हम लोग प्रोसेस में ले लेते हैं, उनका नाम जुड़ने का अवसर मिलेगा। जी बिल्कुल। रविशंकर जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही विशिष्ट आपने जानकारी सभी दर्शकों को पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में रविशंकर जी थे, जिला निर्वाचक अधिकारी। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगी, आज हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस जैसे मना रहे हैं, तो एक अपील हम आपसे भी करते हैं कि अगर आपने भी अपनी मतदाता लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वाया है तो तुरंत जुड़वाइए, क्योंकि अपने अधिकार को समझना है और यही उद्देश्य है आज का दिन मनाने के लिए। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे डॉक्टर आलोक सर ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम मतदाता दिवस आज मना ही रहे हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि मतदान करना कितना आवश्यक है और लोगों को इस अधिकार को समझना क्यों ज़रूरी है? देखिए, मतदान जो है वो एक स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अधिकार है। जी, सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि मतदान से ही आप जो अव्यवस्था है उसके अगेंस्ट आप जो व्यवस्था को बदल सकते हैं। अगर अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार जो शासन है या कुशासन है, उसको आप सिर्फ एक हथियार है आपके पास में मतदान का, उससे आप बदल सकते हैं। और हमारे देश में मतलब ये तो खैर डिबेटेबल है कि मतदान आवश्यक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अभी हम हाल में जो मतदान हुए चुनाव के, तो उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्थानों पर जो मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। जी। तो इसका मतलब ये है कि लगभग आधे से थोड़ा कम जो हमारी जो जनता जो है वो अपना जो अधिकार है उसका वो सदुपयोग नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता है कि जानकारी इस बारे में और जागरूकता बढ़नी चाहिए, जिससे मतदान का प्रतिशत भी बढ़े। क्या बात है। इसी के साथ में हमारी जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जब हम विलीनीकरण आंदोलन की बात करते हैं तो ऐसे किन लोगों की आप बात करेंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी और कैसे की थी? उसमें ये हुआ कि प्रजामंडल जो है, रियासती जो क्षेत्र थे, जो रियासतें थीं, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों से का विरोध करने के लिए कांग्रेस की एक तरह से पैरेलल बॉडी थी प्रजामंडल। जी। तो उन रियासतों में, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो दूसरी रियासतें हों, वहाँ पर प्रजामंडल ने आंदोलन सफलतापूर्वक किए। भोपाल में लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा डिस्करेजिंग इस हिसाब से रहा कि प्रजामंडल
के जो सीनियर जो लोग थे, जो सीनियर जो नेता थे प्रजामंडल के, तो उनको नवाब ने अपने प्रभाव में कर लिया। लेकिन जो यंगर जो ग्रुप था और तरक्की पसंद विकास के लिए जो है उत्सुक जो था और स्वतंत्र भारत में मिलने के लिए, तो उन्होंने शुरू में जो राष्ट्रीय जो नेता थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, पट्टाभी सीतारामैया जो कि रियासत के मामलों के जो है वो प्रभारी थे, उनसे मिले, उनसे पत्राचार किया। और उसके बाद में ख़ासतौर से सरदार पटेल से भाई रतन कुमार जी ने पत्राचार किया। उनकी हमारे पास जो पांडुलिपियाँ भी मौजूद हैं, और उसमें वो बार बार गए उनसे मिलने। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो नवाब भोपाल थे, वो इनका जो संगठन था प्रिंसली स्टेट्स के, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसे कहा जाता था, उसके वो चांसलर रहे, वो भी 2 बार रहे जी। तो उनका प्रभाव अधिक होने के कारण इन्होंने फिर सरदार पटेल ने प्रेरणा दी कि आपको जब तक भोपाल की जनता जो है खुद आंदोलन शुरू नहीं करती, तब तक हम उसमें डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। तो भाई रतन कुमार जी वो पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने आंदोलन करने का डिसाइड किया, और आंदोलन का उन्होंने माध्यम बनाया पत्र को। जी। उन्होंने नई राह जो है वो निकाला, जी। और उसके मार्फत उन्होंने ये जो मामला था भोपाल का, वो जी। पूरी रियासत में पहुंचाया, और उससे वो आग की तरह मतलब चिंगारी जो है वो शुरू हुई, और उसके बाद पूरी रियासत जो है वो धधक गई। जी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो अखबार नई राह थी, नई राह उसका था एक उसका। बड़ा प्रमुख योगदान रहा है। योगदान था। बिल्कुल। इसी के साथ में अगर मैं बात करती हूँ कि भोपाल विलीनीकरण आंदोलन को लेकर अगर नवाब भोपाल द्वारा किस प्रकार प्रयास किए गए थे? उन्होंने हर तरह से प्रयास किए। पहला प्रयास तो जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि जो सीनियर जो लीडर्स थे प्रजामंडल के, उनको अपनी तरफ कर लिया उन्होंने, और अच्छा। उनके साथ उन्होंने गुप्त समझौता कर लिया। दूसरे क्या था कि उन्होंने अपना प्रचार उन्होंने शुरू किया हर एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ दी स्टेट, और इसके अलावा उन्होंने तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध था। इसके अलावा उन्होंने जो आंदोलनकारियों को का दमन किया, हर तरह से उनका लाठीचार्ज, गोली चालन हुए, अनेकों जो हमारे जो युवा जो आंदोलनकारी थे वो शहीद हुए, और बोरास का जो उसमें जो गोली कांड है या हत्याकांड जो है, तो वो तो कहा जाता है कि प्रदेश का वो जलियांवाला बाग के रूप में जाना जाता है। जी बिल्कुल। तो सर, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ हमारे जो राष्ट्रीय तिरंगा की अगर मैं बात करती हूँ, जी। तो जब हम बात करते हैं कि जब विलीनीकरण आंदोलन के पहले की अगर बात करते हैं, तो क्या तब भी हमको वो अधिकार मिले थे? नहीं, कोई अधिकार नहीं मिले थे। तो इसीलिए भोपाल की जो जनता थी, जी। जो दमित जो जनता थी, तो उसको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। अच्छा। और उन्होंने अपने जो है वो खून देकर उन्होंने विलीनीकरण आंदोलन को सफल बनाया, और अंततोगत्वा भोपाल स्टेट जो है उसको उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में मर्ज कराया। जी। तो अगर मैं आज ये इस पे भी अगर मैं चर्चा करती हूँ कि भोपाल विलीनीकरण आंदोलन का अगर मैं बात करती हूँ, तो चरम बिंदु बोरास शहादत के रूप में जाना जाता था। जी। तो इस प्रसंग के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। बोरास जो है वो उदयपुरा तहसील का एक गांव है, और नर्मदा किनारे जो है काफ़ी प्राचीन घाट है, और काफ़ी लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर मकर संक्रांति का जो है वो मेला लगता है, पारंपरिक मेला लगता है। और उस क्षेत्र के जो युवा थे, उन्होंने, वो आंदोलनकारी थे, विलीनीकरण आंदोलनकारी, और चाहते थे कि भोपाल स्टेट को मर्ज होना चाहिए स्वतंत्र भारत के साथ। उन्होंने डिसाइड किया कि हम मेले में तिरंगा बंधन करेंगे, क्योंकि तिरंगा जो है वो स्टेट में प्रतिबंधित था। उन्होंने खुद जो है तिरंगा झंडा बनाया, उसको फहराने के लिए वहाँ पर पहुँचे वो मेले में। और उसके बाद में जब उन्होंने तिरंगा फहराना जैसे ही शुरू किया और विलीनीकरण के बारे में नारेबाजी उन्होंने शुरू करी, तो वहाँ पर नवाब को गुप्तचरों से सूचना मिल चुकी थी, और स्पेशल चौकी वहाँ बनाई गई थी जिसका प्रभारी जाफ़र था। जाफ़र वहाँ का थानेदार था, और उसने आदेश दिया उन पर गोली चालन का। तो आप ये सोचिए कि ऐसा शहादत का और कहीं पर उदाहरण नहीं मिलता पूरे विश्व में कि तिरंगा ज़मीन पर ना गिरने पाए। वो अपने हाथों में थामे रहे तिरंगे को, और एक के बाद एक आगे आते रहे। एक को गोली लगती थी तो वो दूसरे को, अपने साथी को थमा देता था, दूसरे को गोली लगती थी वो तीसरे को थमाता था, तीसरे को लगती थी चौथे को थमाता था। और चौथा जो आखिर में जो विशाल सिंह नाम का जो नवयुवक था, उसको जब गोली लगी तो वो गिरा नहीं नीचे, ना उसने झंडा गिरने दिया। उसके बाद में 3 उसको गोलियां मारी गई। उसके बाद भी वो इतना सख्त जान था कि नीचे उसने झंडा भी नहीं गिरने दिया। तो फिर जो बंदूक के आगे जो किरच होती है, जो एक छुरी टाइप का जो लगा रहता है, जिसको कि किरच बोलते हैं, संगीन जो बोलते हैं जिसे,
तो उससे घोंप कर उसको मारा गया। उसके बाद भी उसकी जान नहीं निकली, तो उसने जो सिपाही जो गोली चला रहा था, इसको मार रहा था, उसकी बंदूक पकड़ के और वो खींचता हुआ नर्मदा तट तक ले गया वो वहाँ पर उसके प्राण निकले। तो ऐसा जो बड़ा मार्मिक जो है दृश्य उस समय रहा होगा, और जो वहाँ की जो रेत थी नर्मदा तट की, तो वो पूरी उनके खून से, शहीदों के खून से लाल हो गई थी। तो स्थानीय ग्रामीणों ने उसको जो है बैरिकेडिंग करके उसको सुरक्षित किया। फिर आंदोलन समाप्त होने के बाद में फिर जो पूरी जो आंदोलनकारी और नेता लोग वहाँ पर गए श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें। तो ये बड़ा अनूठा जो है शहादत का प्रसंग है पूरा। जी, जब हम आज़ाद हुए और आज़ादी के और भी अधिकार हमें मिले, उसके लिए बड़े सारे स्वतंत्रता सेनानी शहादत हुए हैं, उन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। आज के समय में अगर मैं बात करूँ, अब हम बात करते हैं तो 1 जून को, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग स्वतंत्र हुए, हमको अधिकार मिले, तो हम आज के समय में कैसे याद करते हैं उनको? अभी बीच में तो क्या था कि ये जो विलीनीकरण का ये जो बड़ा रोमांचक और गौरवशाली जो इतिहास है, उसको जो तत्कालीन जो शासक थे तो उनकी जो लॉबी द्वारा पूरी तरह दबा दिया गया था। इसको मैंने कोशिश करी इसको रिवाइव करने की 1995 से, पूरा उसमें ब्लॉग बनाया इंटरनेट पर 98 में, और उसके बाद में फिर लेख लिखे सैकड़ों। उसके बाद में फिर मीडिया ने भी जो है उसका फुल कवरेज दिया। फिर हमने एक संस्था बनाई, भोपाल स्वातंत्र आंदोलन स्मारक समिति, जो कि भोपाल के जो लेसर नोन या अननोन जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं उन पर फोकस्ड है, चाहे वो 1857 हो, चाहे वो उसके बाद हो, चाहे वो विलीनीकरण आंदोलन हो। तो उसके बाद में हमारी कोशिश ये थी कि शासन को अपने स्तर पर इसको जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो शासन ने हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए 2017 से ये शुरू किया है, विलीनीकरण और भोपाल दिवस मनाना उन्होंने शुरू किया 17 और 18 में। फिर पिछले 2 वर्षों से इसको भोपाल गौरव दिवस के रूप में बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है, जिसमें कि ये कोशिश है कि भोपाल के जन जन को भोपाल का जो गौरवशाली इतिहास है स्वतंत्रता आंदोलन का, वो उनको मालूम पड़े। और इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं, इसमें जन जागृति हुई है, लोगों को मालूम पड़ा है। नहीं तो अदरवाइज 5-5 दशकों से जो परिवार रह रहे थे भोपाल में, उनको ये नहीं मालूम था कि भोपाल 1947 में स्वतंत्र नहीं हो सका था। उसको बड़ी शहादतों, अपना खून देने के बाद में फिर 1949 में स्वतंत्रता मिली। तो एक तरह से देखा जाए तो 1 जून जो है वो भोपाल वालों के लिए हमारा 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस है। जी बिल्कुल। सर, जैसे कि आज हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पे मना रहे हैं, कल हम गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाएंगे। आप, क्योंकि आज का विषय भी बड़ा गंभीर है, तो आप इस मंच के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं उनका एक तरह से वर्तमान जो समय है उसमें अकाल जैसा पड़ा हुआ है उसमें, और उसके जो दुष्परिणाम हैं वो हम आए दिन देखते हैं हम। तो हमें ये लगता है कि ये जो हम आज़ादी जिसका हम लुत्फ़ उठा रहे हैं, जिसको हम भोग रहे हैं, तो ये हमें कोई चांदी की तश्तरी में बगैर किसी संघर्ष के नहीं मिली है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपना खून दिया है। और दूसरा ये कि हम बहुत गिने चुने शहीदों के बारे में जानते हैं। हम रीजनल जो फ्रीडम स्ट्रगल है, रीजनल जो हिस्ट्री है, उसके बारे में हमारी जानकारी जो है वो लगभग ना के बराबर है। तो हमें ये लगता है कि हमारे जो युवा वर्ग है उसको चाहिए कि हमारे जो रीजनल, हमारे क्षेत्र को में भी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उसमें जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, जो आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके जो जीवन है, उनके जीवन संघर्ष से वो सीख लें। जी बिल्कुल। और इसी के साथ में आपने बहुत ही रोचक यहाँ पे जानकारी प्रदान करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए। हमारे साथ में डॉक्टर आलोक गुप्ता जी थे, जो कि भोपाल स्वतंत्रता आंदोलन स्मारक समिति के सचिव थे और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हमीदिया मेडिकल कॉलेज के। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने एक गीत तैयार किया हुआ है सिर्फ इसीलिए कि सभी को हम ये अधिकार जो होता है मतदान करने का, उसको लेकर हम जागरूक कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक लोगों को कर सकें उस गीत के माध्यम से। और उस गीत को हम पेश करेंगे आपके सामने।
पुस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। ओ मतदान मतदान देने जाएंगे, भारत के लिए, भारत के लिए। আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে, আমি শক্তি ধরি शक्ती आमाते। मी भारत आहे, भारत माझ्यात आहे, मी ताकद आहे, ताकद माझ्यात आहे। मतदान मतदान करण्या जाऊ चला, भारतासाठी, भारतासाठी। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे, भारत के लिए, भारत के लिए। હું ભારત છું, ભારત છે મુझમાં, હું તાકત છું, તાકત છે મુझમાં। मैं भारत हाँ, भारत मेरे अंदर, मैं ताकत हाँ, ताकत मेरे अंदर। நான் பாரதம், பாரதமென்னுள்ளே, நான் சக்தியே, சக்தி என்னுள்ளே। నేను భారతుడు, దేశం ఉంది నాలో, నేను బలవంతుణ్ణి, బలముంది నాలో। तो दर्शकों, आप अभी भी सोच रहे हैं कि मतदान लिस्ट में अपना नाम कैसे और कब जुड़वाएं? अरे अब क्यों लेट कर रहे हैं आप लोग, जब हम लोग इतना खूबसूरत गीत आपके सामने लेकर आए हैं। मतदान करने जाएंगे भारत के लिए, यानी कि हम सबके अधिकार को बता रहे हैं। तो आप भी जल्दी से अपना, अगर अभी भी मतदाता लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ज़रूर जुड़वाइए और अपने अधिकार को समझिए। इसी के साथ में जो हमारा सेकेंड सेगमेंट है, जिसमें हम लोग बहुत ही विशिष्ट आपको जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे मुलाकात कराएंगे। और मैं उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ, समय को लेके बड़े सारे मुहावरे बनते हैं। कहते हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय बड़ा बलवान है, समय तो हाथों से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। तो जब हम समय को इतना महत्व देते हैं तो समय के मैनेजमेंट को क्यों नहीं महत्व देते हैं? जब हम सक्सेस चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ चला जाता है? इसी विषय पे हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको, बातचीत करेंगे। हमारे भोपाल के बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी। आप चेयरपर्सन हैं फाइनेंस कमेटी एट BMA, प्रेसिडेंट हैं AAI, लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार। नमस्कार। और इसी के साथ में मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। सर, जब हम समय को इतना महत्व देते हैं, इतने सारे मुहावरे बने हैं और लोग यही कहते हैं समय नहीं है, तो समय का प्रबंधन की अगर मैं बात करती हूँ तो उस पर कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? मैं दो तीन तथ्य समय के बारे में तपस्या जी पहले बताना चाहूँगा। पहला, ईश्वर ने सबको सुंदरता अलग अलग दी है, बुद्धि अलग अलग दी है, शायद पैसा भी अलग अलग दिया है, लेकिन एक चीज़ सबको बराबर दी है, वो है समय। समय सबको एक बराबर दिया है, कोई बड़ा है या छोटा है, जैसा भी है। दूसरा, एक मिथ बना हुआ है, आपने ऐसे वाक्य सुने होंगे, इस बात का समय आ गया, समय चला गया, समय हाथ से फिसल गया, अपना समय चला गया। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि ना समय आता है ना समय जाता है, समय स्थिर है, एटर्नल है। हम आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो उस बीच में जो करते हैं फिर कहते हैं समय अच्छा है और बुरा है, तो समय जाता नहीं है। तीसरी बात जो समय के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि समय को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एटर्नल है। ये मिथ है, देयर इज़ नो टाइम मैनेजमेंट। समय का प्रबंधन नहीं है, स्व प्रबंधन है। इट्स ए सेल्फ मैनेजमेंट दैट वी टॉक अबाउट। तो समय प्रबंधन नहीं किया जा सकता, बचा के फ्रिज में नहीं रखा जा सकता कि कल इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उस सही समय को समझ के उस समय जो हमें कार्य करना है वो कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ठीक करें। मैं सिर्फ एक सिंपल फार्मूला है कि जो सबसे ज़रूरी काम है समय के हिसाब से, उसको सबसे पहले कर दीजिए।
हम अपने जरूरी कामों को पोस्टपोन करते रहते हैं। रावण ने काल को बांधा हुआ था और ये सोचता रहा कि आज मार दूंगा, कल मार दूंगा, और उसमें एक दिन काल ने उसको मार दिया। जो उसके हित का काम था वो पोस्टपोन करता रहा। तो समझने के लिए 3 बातें समझ लीजिए। पहली बात ये है, हम सबको ये जानना जरूरी है कि जी हर आदमी की एक सर्कैडियन क्लॉक है, जिस वक्त वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। कोई 10 से 12 तक होते हैं, तो कोई शाम को 5 से 7 होते हैं। आजकल के बच्चे तो रात को 10 से 12 ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उस वक्त आप अपने सबसे ज़रूरी काम और सबसे ज़्यादा मेहनत वाले काम निपटा लीजिए। सर ये समझें कैसे? हाँ, आप जानते हैं, आपको सिर्फ अपने आप को टाइम ऑडिट कीजिए साहब, बिल्कुल सिंपल बात है। हर शख्स को टाइम ऑडिट करना है, ये जानना है कि हमारा कौन सा समय है जब हम सबसे बेहतर अपने पीक परफॉर्मेंस पर होते हैं। वो सबके लिए अलग अलग है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो एक मैं चाहता हूँ डेली चाहे तो रूटीन बना लीजिए, लिखिए कि मेरे घंटे कैसे बीत रहे, मेरा दिन कैसा बीत रहा है और उस दिन में कौन से सबसे प्रोडक्टिव है, क्योंकि जैसा दिन बीत रहा है वैसी ज़िंदगी बीत जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि दिन पे एक नज़र रखें, प्रोडक्टिव आवर का पता लगाइए और फिर उन पर काम कीजिए। नॉर्मली लोग 11 से 1 सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और सबसे सुस्त होते हैं शाम को वो 5:30 से 7:30 8 बजे का समय। क्या बात है, 11 से 1 का जो समय यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं राजीव जी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो आर होते हैं, समय जो होता है वो 11 से 1 का होता है। तो शायद आप भी अपना वो चेक लिस्ट बना लीजिए, क्या 11 से 1 के बीच में आप भी सबसे ज़्यादा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रोत्साहित रहते हैं, तो ज़रूर आगे बढ़िए और समय को समझिए। इसी के साथ में जैसे कि आपने बोला है कि समय को हम मैनेज नहीं कर सकते, नेचुरली हम अपने कार्य को उसके साथ में कोऑर्डिनेट अच्छा बनाकर हम बेहतर कर सकते हैं। एक प्रश्न है, लोग सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं फिर बोलते हैं उसका समय अच्छा चल रहा है तो क्या वाकई वो समय को उन्होंने कहीं ना कहीं पे महत्वपूर्ण समझ के उस समय पे काम किया इसलिए वो सक्सेसफुल है, या वाकई उनका समय अच्छा चल रहा है? मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैंने शुरू में ये बात कही कि समय की कोई क्वालिटी नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है। हमारी जैसे आउटपुट मिलते हैं, जैसा हम काम करते हैं, उससे हमें लगता है समय अच्छा बुरा है। जितने लोग सक्सेसफुल हैं, मैंने उनको खूब स्टडी किया और जानने की कोशिश करी वो क्या करते हैं, समय का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, माइनर काम में मेजर टाइम लगा देते हैं, वो मेजर काम में ही मेजर टाइम लगाते हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। जो काम ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, प्रोडक्टिव करते हैं, आउटपुट बेहतर करते हैं, बेहतर काम उन पर ज़्यादा समय देते हैं और हमारा बहुत सारा समय उन चीज़ों में चला जाता है जो शायद उतने प्रोडक्टिव नहीं है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। दूसरा, जो मुश्किल काम है जिसको हम पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं, सभी सफल आदमी उससे पहले करते हैं। और मैं सबसे कहता हूँ अपना सबसे मुश्किल काम सुबह सुबह कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो वो बोझ बना रहेगा और दिन भर जो पेंडिंग काम है जब तक उसे पोस्टपोन करते रहेंगे वो आपकी एफिशिएंसी को असर डालता रहेगा। तो सफल लोग ये काम भी करते हैं। क्या बात है। और इसी के साथ में प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। डॉक्टर प्रदीप जी, आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को 9 वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जी, समय प्रबंधन ये चीजें बहुत पहले भी होती थी जब सोशल मीडिया नहीं होता था जी। तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट डेट टाइम मैनेजमेंट, ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या है, समय प्रबंधन ठीक है, अपन बहुत सारी किताबें लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, वर्तमान परिवेश बदल चुका है, वो चीजें क्या समय के हिसाब से बदलती हैं। आज अधिकतर समय जो है इंसान का, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब सोशल मीडिया में लगे हुए हैं और वो एक ऐसा एडिक्शन हो गया है कि उस समय टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो सोशल मीडिया से उसका डिस्ट्रैक्शन किया जाए। तो प्लीज बताइए आप कुछ, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? जी, आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बेसिक्स वाली है कि एडिक्शन तोड़नी है। देखिए, सोशल मीडिया से बचा नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन सोशल मीडिया को मैनेज किया जा सकता है। मैं 2 हिस्सों में इस बात को कहना चाहूँगा। इसका फ़ायदा भी लिया जा सकता है, नुकसान अपन खूब ले रहे हैं। पहले आती थी यूट्यूब पर, जैसा कि कहा हमारे प्रश्नकर्ता ने, कि वीडियोस देखते थे, फिर आ गई रील्स। तो पहले ही टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन कम था, रील्स आ गई, वो 15-15 सेकंड की रील्स है और वो इतना खतरनाक काम है कि 4 रील जैसी आपने देख ली, 5वीं भी वही दिखा देंगे, आपको पकड़ के रखते हैं। आपको अपने आप को पुल करना पड़ेगा। कैसे होगा? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ आपको ध्यान लगाना पड़ेगा जो आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। क्यों जाते हैं बच्चे सोशल मीडिया में या टीवी में? क्योंकि हम उनको कुछ ऐसा नहीं जो पा रहे जो उनसे ज़्यादा बेहतर एंगेज करे। ग्राउंड में खेलने लगते हैं जो कि उनको ज़्यादा एंगेज करता है तो वो करता है। तो हमें भी और बच्चों को भी, सबको ये जानना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ें जो हमें ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं उन पर करें। दूसरा, सोशल मीडिया पर बहुत सारे अभी ऐप्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने चीज़ें दी थी, उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं खुद करता हूँ, मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स को एक डायरी में
इलेक्ट्रॉनिक डायरी में डाल के रखता हूँ, तो उस तरह से इस्तेमाल कीजिए। 2 पर्पज़ हो गए। बेहतर डिस्ट्रैक्शन ढूंढिए सर, जिसमें बच्चों के लिए और खुद के लिए जहाँ इससे बेहतर आपको स्टिमुलस मिल सके, और दूसरा प्लानिंग करने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। क्या बात है, मतलब हम उसको, ये हमारे ऊपर है कि अब हम उसका दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं। अच्छा सर, एक बात है, जब हम लोग प्रोफेशन में होते हैं, कुछ काम जब हम लोग बाहर जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा एक शब्द कहा जाता है समय नहीं है। जो सफल है और जो नहीं है सफल, वो सब हमारे जैसे हमारे बीच के ही लोग होते हैं। तो वो समय नहीं है का कहाँ पे हम अपने आप को रोक लगा देते हैं? मुझे ये हमेशा बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये आप ऐसा मत कहिए कि बाहर जाते हैं। हाँ। मैं देखता हूँ रेड लाइट पर लोग खड़े हैं, अगर आपने 5 मिनट गाड़ी 5 सेकंड भी देर कर दी तो पीछे वाले हॉर्न बजा बजा के आपको मतलब जाने 2-4 शब्द भी कह दे। सबको जितनी जल्दी है, सबके पास समय नहीं है, ये कहाँ गड़बड़ हो गई है जी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि प्लानिंग गड़बड़ा गई है। मेरा सिर्फ ये कहना है, पहला टिप इसमें जो आ सकता है, अगर समय चाहिए, सूरज को जगाना शुरू कीजिए। बहुत कम लोग हैं जो सूरज को जगाते हैं, सबको सूरज जगा रहा है और कईयों को तो बहुत देर से जगा पा रहा है। तो सूरज को आप अपने समय में आधा घंटा सुबह जल्दी उठकर और आधा घंटा देर से सोकर बढ़ा सकते हैं, उन व्यर्थ की चीज़ों से, टाइम स्टीलर्स जो हैं। और दूसरा मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये लगता है कि हर काम दुनिया का हम फ़र्क नहीं कर पाते, कुछ काम इंपॉर्टेंट है, कुछ अर्जेंट है। जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी अर्जेंसी, जैसे कहते हैं जिनके पास सब चीज़ों के लिए समय है वो व्यस्त है, और जिनके पास किसी चीज़ के लिए समय नहीं है वो अस्त व्यस्त है। अगर आप उस कैटेगरी में हैं जहाँ आपके पास किसी चीज़ के लिए समय नहीं है, तो कुछ आपको देखने की ज़रूरत है, और वो ये देखने की ज़रूरत है वो चीज़ें जो कि टाइम स्टीलर हैं उनको हटाया जाए, एमरजेंसीज़ को कम किया जाए। क्या बात है सर, जब एग्ज़ाम टाइम आता है, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, तो एग्ज़ाम टाइम आता है तो टाइम टेबल बनने लगता है, समय भी लिख देते हैं 11 से 12 ये, 12 से 1 ये। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी जो प्लानिंग्स हैं समय के साथ में जो हम कोऑर्डिनेट करते हैं, वो पूरे ईयर वाइज हमारा होना चाहिए, या लास्ट मोमेंट पे करके हम अच्छे नंबर ला सकते हैं? आपके सवाल में ही जवाब छुपा, आपको खुद पता है कि जितने ज़्यादा लंबा करेंगे उतना अच्छा है। मैं तो कहता सारे ईयर क्यों, सारी ज़िंदगी की प्लानिंग वैसे ही कीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, बच्चों के एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, मैं फिर कह रहा हूँ आप पता लगाइए कि आपका सबसे प्रोडक्टिव आवर कौन सा है, और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को उसमें कीजिए। क्योंकि सबसे प्रोडक्टिव आवर में आसान वाले सब्जेक्ट को कर लेंगे, तो जब वो डल टाइम होगा उस वक्त वो दिमाग में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट घुसेगा नहीं। तो जो वो शेड्यूलिंग कर रहे हैं, जो आप कह रही हैं, उस शेड्यूलिंग में ज़रूरी है कि सबसे प्रोडक्टिव आवर में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कर लिया जाए। दूसरा, मैं एक और कहता हूँ, हम सब बच्चों को और आपको और हमें भी ये जानना है कि हमारी एक स्पैन है जिसमें हम पूरे प्रोडक्टिव रह पाते जब हम काम शुरू कर, तो किसी का 30 मिनट है, किसी का 40 मिनट है, उसको भी जान लीजिए। और 40-45 मिनट अगर आपका स्पैन है, खूब मेहनत से काम कीजिए बिना डिस्ट्रैक्शन के, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद थोड़ा घूमिए, टहलिए, 1 गिलास पानी पीजिए, थोड़ी मस्ती कीजिए, और फिर वापस 45 मिनट के लिए लग जाइए। तो लगातार मुझे लगता है लंबे लंबे प्लान करना कि 2-2, 3-3 घंटे काम करेंगे, एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहिए बीच में, ये एक बेहतर ढंग होगा। बिल्कुल। जो टॉपर्स होते हैं वो 1 महीने की कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, वो साल भर की प्लानिंग करके चलते हैं, और सेम वही लागू होता है जो सक्सेसफुल होते हैं, वो किसी एक दिन की प्लानिंग नहीं करते हैं, एक दिन तो करते हैं, हर दिन की प्लानिंग करते हैं, लेकिन साल भर का एक एजेंडा लेके चलते हैं कि उन साल भर में उनको किन चीज़ों पे हासिल करना है सक्सेस, क्या काम पूरे करने हैं। तो मुझे लगता है कि यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको लोगों से अलग बना देती हैं। फिर हम कई बार ये सवाल भी करते हैं कि आप इतने सारे काम कर कैसे लेते हैं, तो कोई जिन्न तो किसी के अंदर नहीं होता है। तो मुझे लगता है वो प्लानिंग ही होती हैं जो उनको कुछ अलग करने के लिए करता है, और बहुत सारे काम करने के लिए वो लोग प्रतिबंध हो जाते हैं। इसी के साथ में मैं अगर ये प्रश्न आपसे पूछूं हेल्थ को लेकर भी एक बड़ा सवाल होता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो आप कैसे इसको जोड़ना चाहेंगे? बड़ा सिंपल मामला है, 2 ही ढंग से आदमी बदलता है, या तो आप समय के साथ बदल जाइए, और नहीं तो जिस दिन समय बदलेगा उस दिन बड़ी तकलीफ होगी, और तकलीफ देके बदले। सबको पता है हेल्थ जरूरी है, भूख मत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अर्जेंट की जो मैं बात कर रहा था। हेल्थ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं रखते हैं, एक दिन कुछ तबीयत खराब होती है, हार्ट अटैक होता है, अगले दिन से वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो अर्जेंट हो जाता है। तो अगर आप पहले से प्लान कर लेंगे तो आपकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अर्जेंट नहीं बनेंगी। बिजली का बिल देना है, पोस्टपोन करते हैं, लास्ट दिन अर्जेंट हो जाता है। दूसरा, ना कहना सीखिए। अच्छा,
सेइंग नो दुनिया में टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन फार्मूला है। हम उन चीज़ों के लिए हाँ कह देते हैं जो हम कर नहीं पाते, उन क्लब्स को ज्वाइन कर लेते हैं, वो आदतें पाल लेते हैं जिन्हें हमें ना कहना चाहिए। हमें लगता है लोग पता नहीं बुरा ना मान जाएं या ये कितना मज़ा कर लेंगे, हम ना रह जाएं, तो उन क्लब्स को, उन एक्टिविटीज़ के लिए हाँ कह देते हैं जो हमारे बस में है नहीं। लोगों से झूठे वायदे कर देते हैं, तपस्या जी मेरी नौकरी लगवा जी, तपस्या नहीं लगवा सकती है, फिर कह देते हैं, फिर फ़ोन आता है तो काटती है, डिस्टर्ब होते हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं, समय ख़राब होता है। तो मुझे एक बेहतरीन टेक्निक लगती है स्वास्थ्य के लिए भी, उन चीज़ों को ना कहिए जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, और उन कामों को ना कहिए जो आपकी ज़िंदगी में कुछ जोड़ते नहीं। कितना छोटा सा शब्द है ना, एक शब्द का है, जी। लेकिन कितनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम यही आपको मैसेज देना चाहेंगे, एक छोटे से शब्द को अपनाकर आप अपने बड़े से जीवन को बेहतर कर सकते हैं, एक सही दिशा में ले जा सकते हैं, और बहुत सारी उलझनों से और रिश्ते बिगड़ते हुए जो नज़र आते हैं उनको भी सुलझा सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सर कि समय को लेकर, रिश्तों को लेकर भी समय को आड़ बना लिया जाए, तो मुझे लगता है कि समय को ना बिना मतलब का एक आड़ बना दिया, एक पर्दा बना दिया, जहाँ समझ नहीं आया वो पर्दा डाल दिया गया है। तो अगर मैं रिश्तों की भी बात करती हूँ, जब बिगड़ते हैं तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है कि हम उनको समय दे पाए, तो उसके लिए आप क्या यहाँ पे टिप देना चाहेंगे? बेहतरीन सवाल पूछा, मेरे मन का सवाल पूछा आपने। रिश्तों में सबसे अच्छा तोहफा आप क्या दे सकते हैं? समय। समय देते नहीं हैं, गैप आ जाते हैं। मैं कुछ ऐसे विभागों के साथ काम करता हूँ जहाँ अधिकारियों को रात को 12 बजे तक काम करना होता है, फिर समय नहीं दे पाते, तो मैं कहता हूँ उनको रात को समय दीजिए, हर रोज़ दीजिए। वो कहते हैं सर क्वालिटी समय देते हैं, कब वीकेंड पे, मैंने कहा रोज़ दीजिए। समय का सिर्फ आपने जो बहुत अच्छी बात कह दी, हम पर्दा डाल दिया। देखिए मैं आपको कहता हूँ, आपके जितने रिश्ते हैं वो मांग रहे हैं समय, ये जो है वो भी महंगे तोहफे, ये ज्वेलरीज और ये लैपटॉप्स और ये जो आपने दिया, ये सब समय ना दे सकने का माफ़ीनामा है। चाहिए था समय, दे दिया तोहफा। तो समय दीजिए, आपके बच्चे, उनको समय दीजिए, और कोशिश कीजिए जितना रोज़ दे पाए उतना बेहतर। मैं क्वालिटी से जाता कहता हूँ क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा समय देंगे वो बेहतर है, बजाय एक दिन 1 घंटा देने से। तो दैट ऑलवेज पेस। तो रिश्तों में रोज़ समय निकालिए, चाहे थोड़ा समय निकालिए, देर रात को निकालिए, अल सुबह निकालिए, जरूर निकालिए, तोहफे दीजिए नहीं दीजिए, समय दीजिए। क्या बात है। और मुझे लगता है कि जो आपने ये बात बोली है, जो हमारे अभी कॉलर थोड़ी देर पहले जुड़े थे डॉक्टर प्रदीप साहू जी, उनका भी इसी में उत्तर है, जब उन्होंने बोला कि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय बिताने लगे हैं क्योंकि आपसी समय ख़त्म हो गया है, तो उनको कहीं ना कहीं तो समय स्पेंड करना है। 24 घंटे तो निकालने ही है, चाहे कैसे भी निकालें, चाहे अच्छा काम करके निकालें या बर्बाद करके निकालें। तो मुझे लगता है कि वहीं पर जब हम कनेक्टिविटी बिठा लेते हैं लोगों के बीच में, तो वो सोशल मीडिया का समय जो है वो हम सही जगह पे लगा लेते हैं और रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ में एक सवाल उन लोगों के लिए है जो अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है कि किस तरीके से अपने समय को बेहतर प्लानिंग करें और अच्छा, क्योंकि साल भर पढ़ाई कर लिया लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक थोड़ा सा एक एंजाइटी हो जाती है, एक डर होता है कि हम कैसे उसको कोप अप कर पाएंगे। उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ 2 टिप्स जो मुझे लगता है कि मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ और वो सबसे जरूरी है। आपने सारी प्लानिंग कर ली है, आपने सब्जेक्ट्स की प्लानिंग कर ली है, टाइम स्लॉट अलॉट कर दी है। मेरी बात आपने शायद नोट कर ली है कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को सबसे पीक आवर में लेना है, सबसे आसान को सबसे डल टाइम में लेना है। मैंने ये भी आपको बता दिया है कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेने हैं, जो आपकी कैपेसिटी हो। 35-45 मिनट बाद 5-5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि वो ये चीज़ मॉनिटर करते रहें कि वो ब्रेक लेते रहें। एग्ज़ाम के पास पहुंच गए हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अब आपके पास डीप स्टडी का टाइम नहीं है कि आप एक-एक करें। एक-एक सब्जेक्ट को, एक-एक चैप्टर को पढ़ते रहिए। अगर कुछ अटक रहा है तो उसे सिर्फ अभी नोट करते चलिए, फिर उसको डे एंड पे जाकर दोबारा टैकल कर लीजिए। आखिरी दिन में अपने दिमाग को खाली रखिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद एक बार तो ये लगता है कि सब भूल गए, लेकिन मत चिंता कीजिए, कुछ भी भूलेंगे नहीं आप। अगर साल भर तैयारी करी है, रात को अच्छी नींद लेके जाइए एग्ज़ाम में। सुबह बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो साल भर नहीं हुआ सुबह के 1 घंटे में होने वाला नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे किताब पढ़ते हुए बस में जा रहे हैं और माँ बाप भी लगे हुए हैं, बस स्टैंड पर वेट कर रहे हैं तो वो भी किताब देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए और पहले दिन रात को 10-11 बजे जब भी सोना है सो जाइए और निश्चिंत होके जाइए, आपका काम बेहतर होगा। क्या बात है। पहले बर्थडे पे किसने क्या गिफ्ट दिया था और किसने नहीं दिया था, जब हमें वो याद है 20 साल बाद, तो हमको साल भर का तो याद रहेगा ही निश्चित तौर पे। हर कोई सक्सेस चाहता है, हर कोई अपने काम को बेहतर चाहता है। देखिए सर, कोई भी ऐसा नहीं है जो बेहतर नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो जाती है उनसे। फिर एक समय के अंतराल के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमारा समय ख़राब चल रहा था, जैसे मैंने अभी पहले भी बातचीत करी है। तो उन सभी लोगों के लिए एक ये मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा
कि अपने जीवन में किन चीज़ों को अपनाएं ताकि हम उन लोगों की श्रेणी में खड़े होने लगें जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते हैं। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि हमारा 2024 बहुत अच्छा हो, लेकिन कुछ लोग सिर्फ चाहते हैं और कुछ लोग इसके लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। अगर आप साल अच्छा करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे मौके मिल जाएंगे, और नहीं करना चाहेंगे, सीरियस नहीं है इस बारे में, तो आपको बहाने मिल जाएंगे। तो वो मौके कौन से हैं? बड़े सिंपल बात है, एक लिस्ट बनाइए सुबह से शाम तक। मैं अक्सर करवाता हूँ अपनी वर्कशॉप्स में, वो 10 काम जो आप हर रोज़ करते हैं, और फिर उन 5 कामों की लिस्ट बनाइए जो आपको जीवन में सफल होने में मदद कर सकते हैं या आपको खुश रहने में मदद कर सकते हैं। और फिर दोनों लिस्ट को कंपेयर कीजिए। अगर वो काम जो आपको खुश रहने में और सफल होने में मदद करते हैं वो आपकी डेली लिस्ट में नहीं है, तो ना आप सफल हो रहे हैं और ना आप खुश रह रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो काम जो आपको सफलता दिला सकते हैं, खुश दिला सकते हैं, वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा हो। 99% लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है। सफल लोग कुछ तो ऐसा करते हैं। 5% लोग दुनिया की 95% दौलत पर काबिज है, क्योंकि वो ये सब करते हैं। वो जानते हैं कि जो सफल होने के लिए काम है वो रोज़ करते हैं। वो जो भी है, सीखना है, नया पढ़ना है, नया ज्ञान लेना है, नए लोगों से मिलना है, बात करना है, उनसे जुड़ कीजिए। और दूसरा, उन लोगों के साथ रहिए जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, आप अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। सो नाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं ना, संगति का असर बड़ा होता है हमारे ऊपर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सेम कॉलेज से पढ़े होते हैं, सेम सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, फिर एक व्यक्ति बड़ा सफल हो जाता है, एक थोड़ा एवरेज रह जाता है। शायद दिक्कत वहीं आती है कि हम जो एक प्लानिंग करते हैं वो एक 19 और एक 20 हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने टिप्स आपको दी हैं, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो डिसिप्लिन में होते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, और ना कहना बिल्कुल भी अपने जीवन में मत भूलिएगा, क्योंकि एक छोटा सा शब्द आपको कई सारी प्रॉब्लम से बढ़ा देता है। समय देना शुरू करिए रिश्तों में, ताकि समय बेहतर होंगे तो आप खुश रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे तो प्लानिंग भी बेहतर कर पाएंगे। इन सभी पे हमने आज चर्चा करी। हमारे बीच में डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर थे, जिन्होंने कई सारे लेक्चर्स में बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करके एक नई दिशा दी है। और आज हमारे कार्यक्रम में भी आके जो तमाम दर्शक हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक राह मिल गई है। 2024 की शुरुआत अच्छी होगी, क्योंकि जनवरी अभी गया नहीं है। अभी हम वापस उस डायरी को खोल सकते हैं और प्लानिंग बना सकते हैं। तो सर, आप यहाँ पे समय निकाल कर आए और बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी है हम सबके साथ में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तपस्या जी, आपका और सभी दर्शकों का। तो इसी के साथ में आज हमने चर्चा करी थी डॉक्टर आलोक गुप्ता जी से और रविशंकर जी से। हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर चर्चा करी, और अंत में हमने डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर से चर्चा करी समय प्रबंधन को लेकर। नमस्कार एमपी में हम हमेशा ही ऐसे ही विषय लेकर आते हैं जो आपके लिए और हम सब के लिए बहुत कारगर होते हैं। आप बने रहिएगा दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। हम फिर कल मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए नमस्कार एमपी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।